Hello guys, welcome to GeoMind. In this video, I will be talking about Precambrian history of Earth. This is the part 2 of the video. If you haven't watched the part 1, please watch it. Then only watch this part 2 because in previous part I have discussed briefly about various events that happened during the Precambrian history like snowball Earth, okay, formation of the continents, formation of the crust, and so on. So if you watch this video, you will have a brief idea that what is Precambrian and what are the time periods in the Precambrian itself. Okay, from now on, I will be talking in Hindi. So let's start. If you like this video, please subscribe, comment down below, and share this video. Thank you. So चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि एक ब्रीफली डिस्कस किया था कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे अर्थ बनी और कैसे क्रस्ट बना, फिर कॉन्टिनेंट्स बने और लगभग 380 करोड़ साल के आसपास हमें पहले फॉसिल्स मिले हैं. ठीक है, पहले जो फॉसिल्स आए वो प्रोकैरियोट्स आए, यानी कि साइनोबैक्टीरियाज आए, एंड देन यूकैरियोट्स आए. ठीक है, तो अब थोड़ा डीप में जाएंगे. तो हमने देखा है कि लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले, सॉरी, जो अर्थ थी वो एक बिल्कुल ही हेलिश इन्वायरमेंट में थी, क्योटिक थी काफ़ी. तो जो हेडियन टाइम पीरियड था हमारा, यानी कि टाइम पीरियड था, यानी कि जो 4.6 से 4 बिलियन ईयर के आसपास था, वहाँ पे बिल्कुल भी लाइफ फॉर्म का एक नामो निशान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमारे अर्थ में अभी उस समय तक जो एस्ट्रॉइड्स थे, ठीक है, वो टकरा रहे थे. प्लैनेटिस्मस थी, ठीक है, जो अर्थ लाइक बॉडीज थी छोटी, वो भी टकरा रही थी. तो एक कैओटिक इन्वायरमेंट था. तो जो अगर कोई लाइफ भी होती तो वहाँ पे जिंदा नहीं बच पाती. जैसे जैसे धीरे धीरे अर्थ कूल डाउन होती की, ठीक है, तो हुआ क्या कि उसका सेग्रीगेशन स्टार्ट होना शुरू हुआ ग्रेविटी के कारण. जो हैवियर एलिमेंट थे वो धीरे धीरे एक लेयर बनाते ही चले गए. तो आपने देखा होगा कि कोर में जो है सबसे हैवी एलिमेंट लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल टाइप के होते हैं. फिर धीरे धीरे जो क्रस्ट में होते हैं वहाँ सिलिका, ठीक है, होती है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जो थोड़ा लाइटर है. धीरे धीरे जो अगर एटमॉस्फेयर में देखा जाएगा तो वहाँ गैसेस होती हैं जो और भी लाइटर होती हैं, एंड सबसे टॉप में हाइड्रोजन एंड हीलियम होती हैं, ठीक है, जो और भी लाइटर होती हैं. तो ऐसे ऐसे क्या है, जैसे जैसे कूल डाउन होती गई अर्थ, वैसे वैसे एक इन्वायरमेंट क्रिएट होने लगा लाइफ के लिए. और इससे भी पहले जो वीडियोस बना रखी हैं उसमें हमने देखा था कि इवोल्यूशन कैसे हुआ ओशंस का एंड एटमॉस्फेयर का, ठीक है, और कैसे आउटगैसिंग के जरिए एक एटमॉस्फेयर बना हमारा. अब इसमें थोड़ा देखते हैं कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जैसे आर्कियन ईयन है, तो आर्कियन का नाम पड़ा है एंशियंट एज के नाम पे, क्योंकि आर्कियन का मतलब ही होता है एंशियंट. ठीक है, वैसे ही जैसे प्रोटोजोइक इयन है, तो प्रोटोजोइक इयन का मतलब होता है अर्ली लाइफ. ठीक है, अर्ली लाइफ मतलब जोइक का मतलब होता है लाइफ, और प्रोटोजोइक का होता है अर्ली. तो मतलब लाइफ, जो लाइफ फॉर्म है, जो अर्ली लाइफ फॉर्म, उनके नाम पे ये इयन पड़ा है. ठीक है, अब जो एक स्ट्राइकिंग बात होती है वह है कि प्री कैम्ब्रियन में हमें उतने फॉसिल्स नहीं मिले हैं. ठीक है, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स में ज़्यादातर फॉसिल्स लैक हैं, तो हमें एक उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड का. ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड की जो रॉक्स हैं, अब अगर हमें मिलेंगी तो एक मेटामॉर्फोस्ड रॉक्स मिलेंगी, डिफॉर्म्ड हो रखी होंगी, जैसे कि ग्रीन स्टोन बेल्ट होती हैं हमारी, ठीक है, अपने आर्कियन क्रेटॉन में. तो वो मेटामॉर्फोस्ड फॉर्म में मिलेगी. ठीक है, कुछ रॉक्स मिलेंगी वो एक्सटेंसिवली इरोडेड होंगी, जैसे कि अरावलीज हैं. ठीक है, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि प्री कैम्ब्रियन जो हिस्ट्री है वो एक स्कैटर्ड तरीके में लिखी गई है. ठीक है, जैसे कि एक किताब हो जिसमें कुछ पन्ने गायब हों.
तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास प्री कैम्ब्रियन हिस्ट्री का। नाउ तो आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट्स बने हैं, कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो थोड़ा डेंस होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। उसकी जो डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट 3.0 के आसपास होती है, यानी कि 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड जो जब हमारा क्रस्ट नहीं बना था, यानी कि हेडियन पीरियड के आसपास, उस समय जो ओवरऑल जो कंपोजिशन था वो एक बसोल्टिक कंपोजिशन था हमारी क्रस्ट का। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनता गया, और वो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लो डेंसिटी का हो गया। तो लो डेंसिटी मटेरियल यानी कि जैसे सिलिका है वो ऊपर आना शुरू हुआ, एंड सॉलिडिफाई होते होते कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनना शुरू हुआ। आपको पता होगा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो एवरेज थिकनेस होती है वो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर होती है। वहीं ओशनिक क्रस्ट जो एक बसाल्टिक नेचर का होता है वो उसकी थिकनेस होती है लगभग 7 किलोमीटर्स एवरेज में। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो जो हमारा पहला क्रस्ट था वो थोड़ा बसाल्टिक रिच में था, टाइप का था। लेकिन धीरे धीरे वो सिलिका रिच होता गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है। एक जो सबसे ओल्डेस्ट रॉक है हमारी वो कनाडा में पाई जाती है, अकेस्टा नाइस बोलते हैं इसको। ठीक है, कनाडा के स्लेव प्रोविंस में। तो ये आप नोट कर सकते हो, 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक है। तो ठीक है, तो फॉर्मेशन हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का फॉर्मेशन है वो एक जस्ट कंटिन्यूएशन है ग्रेविटी सेग्रीगेशन का। ठीक है, जिसको हम अभी डिस्कस किया है कि हैवी एलिमेंट्स कोर की तरफ सेटल होंगे और एक लेयरिंग बनती जाएगी। तो आपने देखा होगा कि क्रस्ट की डेंसिटी कम होती है, वैसे ही मेंटल की थोड़ा ज़्यादा होती है। ठीक है, लोअर मेंटल की और ज़्यादा होती है, आउटर कोर की उससे भी ज़्यादा होती है, और इनर कोर की सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 13 के आसपास। तो हम 2.5 क्रस्ट में ये मान लो कि अगर ये क्रस्ट है तो उसकी 2.5 है। वहीं 2.5 से होते होते हम कोर में पहुंच जाते हैं। कोर की डेंसिटी होती है 13 के आसपास। ठीक है, ओके। सो तो अभी हमने देखा कि कैसे सेग्रीगेशन के कारण लेयरिंग स्टार्ट हुई। तो जो हमारा बेसिकली जो ये लेयरिंग बनना स्टार्ट हुई वो फाइनल एक्रीशनरी स्टेज पे बनना स्टार्ट हुई। ठीक है, यानी कि जब हमारी अर्थ लास्ट बम्बार्डमेंट हो रहा था अर्थ के ऊपर प्लैनेटिस्मस का, और जो सन के आसपास का एरिया था वो स्वीप होना शुरू हुआ धीरे धीरे। जो प्लैनेटिस्मस थे वो आपस में जुड़ के प्लैनेट बनने शुरू हुए। तो लास्ट बम्बार्डमेंट, लेट हेवी बम्बार्डमेंट बोलते हैं इसको। तो जब वो खत्म हुआ तभी जाके, जब एक केओटिक इन्वायरमेंट यानी कि हेडियन इन्वायरमेंट खत्म हुआ, तब जाके ये सब चीज़ शुरू हुई। ठीक है, अब हमें पता है कि मेटालिक कोर, ठीक है, और जो रॉकी मेंटल हैं वो इवॉल्व कैसे हुए। वो इस ऐसे इवॉल्व हुए कि जो हमारा अल्ट्रामाफिक मेंटल था, ठीक है, उसकी पार्शियल मेल्टिंग शुरू हुई। तो अल्ट्रामाफिक मेंटल में जो रॉक पाई जाती है वो पेरिडोडाइट पाई जाती है। ठीक है, पेरिडोडाइट एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें जिसमें पाया जाता है लेटरजोलाइट, जो बेसिकली मेंटल का कंपोजिशन होता है। और भी रॉक होती हैं जैसे ड्यूनाइट जो ओलिविन रिच होती है। ठीक है, ओपीएक्स रिच रॉक होती है अपनी हर्ट्ज़बर्गाइट। ठीक है, एंड वैसे ही सीपीएक्स रिच होती है वेरलाइट। बाकी होती है पैरोक्सिनाइट। ये बाकी आप पढ़ोगे पेट्रोलॉजी में। ठीक है, एक मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कि लेटरजोलाइटिक नाम एक रॉक है लेटरजोलाइट नाम की, ये मेंटल में पाई जाती है। ठीक है, तो जब इसका पार्शियल मेल्टिंग बनना स्टार्ट हुआ, पार्शियल मेल्टिंग क्या होती है कि कोई भी रॉक है, जैसे मान लो ये रॉक है,
ये पूरी की पूरी मेल्ट कभी नहीं होती है। ठीक है, मेंटल में अगर कोई रॉक पाई जाती है तो वो पूरी की पूरी मेल्ट नहीं होती है, उसका कुछ पोर्शन मेल्ट होता है, यानी कि बेसिकली 20% के आसपास मेल्ट होता है। ठीक है, तो जब ये मेल्ट होगा ना, तो जो मेल्ट जो होगा उसका कंपोजिशन अल्ट्रा माफिक अगर रॉक हुई तो वो मेल्ट का कंपोजिशन माफिक होता जाएगा, माफिक होगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि अल्ट्रा माफिक में अगर हमारे पास पायरोक्सिन्स ओलेविन्स हैं, तो माफिक में वो मिनरल मिनरल होंगे जिनमें कम मात्रा में मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन पाया जाएगा। वैसे ही अगर माफिक कोई रॉक है उसकी पार्शियल मेल्टिंग होगी तो वो बेसिक की तरफ शिफ्ट होता जाएगा उसका मेल्ट। ठीक है, बेसिक की पार्शियल मेल्टिंग होगी तो वो फेल्सिक की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल मेल्टिंग का कंसेप्ट जो है वो पेट्रोलॉजी में अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो हमने देखा कि जो पार्शियल मेल्टिंग के जरिए भी एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए जो फेल्सिक मटेरियल है वो ऊपर ऊपर आता गया और क्रस्ट हमारी बनती गई। ठीक है, अब आते हैं तो एक तो हमारा मॉडल हो गया पार्शियल मेल्टिंग का, एक होता है ग्रेविटी सेपरेशन का, और एक मॉडल होगा हमारा कॉन्टिनेंटल जो कोलिजन है उनके जरिए जो हमारा कॉन्टिनेंटल मास है वो और भी बढ़ता शुरू हुआ। तो मतलब जब प्लेट टेक्टोनिक्स थी वो जब स्टार्ट हुई तो कोलिजन होना स्टार्ट हुआ प्लेट्स का, और धीरे धीरे जो कॉन्टिनेंटल मासेस हैं वो ग्रो होने लगे। ठीक है, तो शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग जो अर्थ की शुरू होना चालू हुई, ओरिजिन ही शुरू होना चालू हुई। एंड तो पार्शियल मेल्टिंग के जरिए भी जो है सिलिका रिच मैग्मा जो है वो ऊपर आने लगे एंड रॉक्स को इंक्लूड करने लगे, और धीरे धीरे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें थिकनेस आने लगी। सो जो तो क्रेटॉन्स एक टर्म आता है जब हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं और एंशियंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं। तो क्रेटॉन्स बेसिकली होते क्या है, क्रेटॉन्स एक स्टेबल रॉक, एक रीजन होता है रॉक्स का जो बहुत पुरानी रॉक्स होती हैं, यानी कि आर्कियन टाइम्स की। ठीक है, जो अभी तक जिनमें कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं आया है ज़्यादा, तो उसको हम क्रेटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल प्रोविंसेस, जैसे कि हमारे इंडिया में है अलग अलग क्रेटॉन्स हैं, धारवाड़ क्रेटॉन हो गया, बस्तर क्रेटॉन हो गया, ठीक है, अरावली क्रेटॉन हो गया। तो जो पोर्शन होता है मॉडर्न क्रेटॉन का जो एक्सपोज्ड है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई सेडिमेंट्री लेयरिंग नहीं है, उसको हम शील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज दिस इज द क्रेटॉन एंड दिस पोर्शन इज एक्सपोज्ड, तो इसको हम बोलेंगे शील्ड। वहीं अगर ये पोर्शन जो क्रेटॉन का है वो सेडिमेंट्री लेयर से भरा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म, तो ये तो पूरा क्रेटॉन हो गया हमारा, and this exposed portion is called shield, and this portion which is overlain by sedimentary rocks is called platform. Okay, now तो एक इमेज है पूरे वर्ल्ड की जिसमें हमने देखे हैं कि ये डिफरेंट क्रेटॉन्स हैं। ये अपना इंडिया का क्रेटॉन हो गया जो आर्कियन है, लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और ये जो येलो में है वो प्रोटोजोइक क्रेटॉन्स हैं। ठीक है, वहीं जो ये डॉट्स हैं, रेड डॉट्स, यहाँ रॉक्स जो है वो 3.5 से भी ओल्डर है, यानी कि 3.5 बिलियन से भी ओल्डर है, और ये अकेस्टा रीजन है, यहाँ सबसे ओल्डेस्ट रॉक पाई जाती है। ओके,